श्री गुरु सत्ताय नमः। आजकल व्यक्ति के गलत रहन सहन और आचार विचार के कारण अनेक प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियां व्यक्ति को घेरे रहती है। आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इनसे बचा जा सकता है? पहली शर्त है, वैज्ञानिक आविष्कारों में मानव को दैनंदिन जीवन की कल्पनित सुविधाएं प्रदान की है। इन आविष्कारों से निस्संदेह समय की बचत हुई है, पर इसके साथ साथ वह आलसी और एकांगी बन गया है। रसोई हो अथवा शयन, ड्राइंग रूम हो अथवा मीटिंग हॉल, सब जगह समय एवं श्रम की बचत के नाम पर हम आलसी बनते जा रहे हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति से पूछिए कि आप 100 से 50 मीटर दूर दुकान जाते समय पैदल क्यों नहीं जाते, तो वह एक ही उत्तर देगा, भाई साहब समय बहुत कम है और बार बार पैदल जाने में समय बहुत नष्ट होता है। सिलबट्टा तो अब शायद ही किसी रसोई में मिल पाए। मिक्सी अथवा मिक्सर ग्राइंडर से पिसी चटनी, पिट्टी से सिलबट्टे अथवा स्वाद आए या न आए, इस प्रकार के उपकरण तो आजकल रसोई की भी शोभा बन गए हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध के गवाह जो रहे हैं उन्हें ध्यान होगा कि किस प्रकार सूर्योदय से पूर्व ही घरों से चक्कियों के चलने की घर घर की ध्वनि कानों में आने लगती थी। जौ, गेहूं अथवा अन्य प्रकार के उन चक्कियों में गृहिणियां पीसती थी। उनका आटा तो स्वास्थ्यवर्धक होता था। पीसने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य संतुलन भी बना रहता था। आज हर वस्तु पैकेटों में बंद उपलब्ध है। आटा हो अथवा मसाले, दूध हो अथवा अचार, आप जितना चाहे जब चाहे बाजार से मंगा सकते। सोचिए, भला कोई फिर क्यों परिश्रम करेगा? कौन मसाले सुखाएगा, कूटेगा, छानेगा? कौन गेहूं बिने, फटके, आटा पीसे? कौन चटनी पीसे? और तो अब तो रोटी मेकर भी आधुनिक गृहिणी की रसोई की साज सज्जा का एक अंग बनता जा रहा है। तथाकथित आधुनिकता के नाम पर शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता के अभाव का परिणाम गृहिणियों के स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। 50 साल पूर्व न तो स्लिमिंग सेंटर इतने थे, न ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, फिर भी गृहिणियों की कार्यक्षमता, शरीर संतुलन एवं सहज सौंदर्य आधुनिक गृहिणियों से कहीं अधिक होता था। पुरुषों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। व्यवसायी दुकान की गद्दी पर और कर्मचारी अधिकारी अपनी कुर्सी पर इस प्रकार बैठे रहते हैं कि उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों की गति प्रदान करने की सुधि ही नहीं आती। यदि कहीं आने जाने का अवसर आता भी है तो स्कूटर पर जाने की बजाय पैदल जाने में हेठी समझते हैं। शारीरिक श्रम के प्रति यदि मानसिकता आज मनुष्य को जितनी क्षति पहुंचा रही है, उतनी अन्य कोई वस्तु नहीं है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज की सामाजिक व्यवस्था में जो जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है वह उतना ही छोटे स्तर का समझा जाता है, जबकि काम न करने वाले निकम्मे आदमी को बड़ा आदमी माना जाता है। जिस प्रकार परिवार में झाड़ू पोछे वाली, बर्तन मांजने वाली न हो, उसे छोटा समझा जाता है। यदि पुरुष नगर में 2-4 किलोमीटर दूर जाते समय पैदल अथवा साइकिल से जाने की आदत डाल ले तो इससे उनकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, गैस पीड़ा, रक्तचाप आदि से वे मुक्त रहेंगे तथा शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इस प्रकार उनके आरोग्य की रक्षा हो सकती है। एक महानुभाव प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। प्रातः 7 बजे से कॉलेज प्रारंभ हो जाता था। इतना समय मिलता नहीं था कि वह प्रातःकाल टहलने जाते, अतः उन्होंने नगर में पैदल चलने की आदत डाल ली। अपने सेवा काल में नगर में कभी स्कूटर से नहीं गए। इसके अतिरिक्त कॉलेज की समय सारणी के 8 घंटों में वह लगभग प्रत्येक घंटा प्रारंभ होने के 5 मिनट पश्चात कार्यालय से निकलकर पूरे कॉलेज का एक राउंड लिया करते थे। 2 मंजिल भवन के लगभग 40 कमरों में 8 बार चक्कर लगाने का प्रभाव कॉलेज के अनुशासन पर तो पड़ता ही था। उन महोदय की यह आदत उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी बन गई। यदि नियमित श्रम की आदत डाल ली जाए तो आरोग्य की दृष्टि से लगभग लाभदायक होगा। महिलाएं अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य सम्मिलित करें जिससे शारीरिक श्रम नियत रूप से हो। उदाहरण के लिए हम फर्श में के पोछे को ही ले लें। पोछा लगाना
सफाई की दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी श्रम है। कमरों में पोछा लगाते समय हाथ पैरों में ऐसी गति एवं सक्रियता बनी रहती है तथा पेट पर इस प्रकार दबाव पड़ता है कि शरीर का भार पेट का आकार स्वतः सामान्य बना रहता है और फिर शरीर का वजन तथा पेट घटाने के लिए स्लिमिंग कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए अधिक शिक्षित तथा विज्ञान और कला की साधना का दावा करने वालों के कथन का मूल तात्पर्य यह होता है कि वे शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान संबंधी कार्यों में इतने संलग्न रहते हैं कि उनको शारीरिक श्रम करने वालों के लिए कुछ भी समय नहीं मिलता और यदि वे उनके लिए चेष्टा करें तो उनके उच्च कर्मों में क्षति पहुंचेगी। इस विषय पर विचार करने से पूर्व यही स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम विज्ञान, कला, शिक्षा आदि के विरोधी नहीं हैं और न मानव प्रगति के लिए इसके महत्व को कम आंकते हैं। हमारे देश के किसी प्राचीन लेखक ने जैसा कहा है, विद्या कला विहीन मनुष्य पशुवत होता है। इस सिद्धांत को हम पूर्णतया नहीं तो अधिकांश में अवश्य मानते हैं। मनुष्य केवल पेट भरने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दे, यह हमको अभिप्रेत नहीं है। सभ्यता, संस्कृति, मानसिक सद्गुणों का आविर्भाव प्रत्येक मनुष्य में होना भी अनिवार्य मानते हैं। पर इन सब बातों के होते हुए भी हमको इसमें कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो शारीरिक श्रम में बाधक हो। यदि ये विज्ञान और कला प्रेमी थोड़ी भी शारीरिक श्रम को कला की साधना के लिए हानिकारक मानते हैं अथवा उनका यह दावा है कि वे अपना पूरा समय बौद्धिक कार्य में ही लगाते रहते हैं, तो वे या तो भ्रम में हैं या तो दूसरों को भकाते हैं। रूस के महान लेखक टॉल्स्टॉय श्रम की समस्या पर विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुंचे थे कि कला और साहित्य की साधना में शारीरिक श्रम से कोई हानि नहीं होती, वरन इससे उसका स्तर ऊंचा उठता है। इस संबंध में वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि मेरे सामने यह भी प्रश्न था कि यदि मैं शारीरिक श्रम करने लगूं तो क्या वह मेरा सारा समय नहीं ले लेगा और तब क्या मेरे उस मानसिक कार्य में रुकावट पड़ेगी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं कुछ उपयोगी मानता हूँ। पर जब मैंने सचमुच शारीरिक श्रम करना आरंभ किया तो इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो गया। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया उतनी ही अधिक मेरी इस मानसिक शक्ति का भी बढ़ गई और मुझे व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिल गई। वास्तविक बात यह है कि लोगों ने पहले से ही अपने मन में यह ख्याल बैठा लिया है कि शारीरिक श्रम बौद्धिक कार्य के विपरीत है और उसके करने से इस श्रेष्ठ कार्य में रुकावट पड़ेगी। वे शारीरिक श्रम को हीनता की निगाह से देखते हैं और इसलिए बिना सोचे समझे ही उसे अपने कार्य में बाधक बतला देते हैं। जो लोग शारीरिक श्रम से बचने के ऐसे बहाने पेश करते हैं वे दूसरों का तो थोड़ा ही अनित करते हैं पर स्वयं बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि बौद्धिक कार्य के साथ शारीरिक श्रम का समन्वय करने से उनका जीवन अनेक प्रकार से उन्नत तथा सुखी बन सकता है। जिस शारीरिक श्रम को वे एक भार अथवा प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं वह उनका एक प्रकार से कायाकल्प कर देता है और उनके अनेक दोषों को दूर कर उन्नति का मार्ग खोल देता है। बेकार रहने के कारण उनके अंदर जो खर्चीली आदतें और निरर्थक आवश्यकताएं पैदा हो गई होगी वे ऐसे शारीरिक श्रम से तुरंत दूर हो जाएगी। पोशाक, बिस्तर, सजावट संबंधी अनुचित और दिखावटी भावनाएं भी इससे बदल जाती है और मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत कम व्यय में सुखी और शांत जीवन बिताने लग जाता है। वैसे जिन आदतों का छोड़ना अत्यंत कठिन जान पड़ता है वे शारीरिक श्रम का अभ्यस्त हो जाने पर ऐसे परोक्ष रूप से बदल जाती है कि हमको स्वयं अपने नए जीवन को देखकर आश्चर्य होने लगता है। श्रम को वरदान समझे। मानव जीवन को सबका सबसे बड़ा आधार श्रम ही है। हमारी सबसे प्रधान आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास
स्थान की पूर्ति किसी न किसी के श्रम द्वारा ही होती है। अन्न के मिल जाने पर उसको खाने लायक रोटी के रूप में परिवर्तित करने में भी श्रम करना पड़ता है और खाने के पश्चात बिना श्रम के वह ठीक तरह से हजम होकर शरीर में रक्त के रूप में बदल भी नहीं सकता। यह सब कुछ देखते हुए मनुष्य श्रम से बचने की चेष्टा करते रहते हैं। इसके लिए वे अपना कार्य भार दूसरों पर लादने की ही कोशिश करते हैं, वरन तरह तरह के आविष्कार करके यंत्र बनाकर भी अपने हाथ पैरों का कार्य उनसे पूरा कराने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम यह होता है कि चाहे मनुष्य की दिमागी शक्ति बढ़ रही हो, पर शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और उनका जीवन कृत्रिम तथा परावलंबी होता चला जाता है। चाहे नकली बातों का महत्व देने वाले और विचार शून्य इन बातों में भी गौरव और शान समझते हो, पर जीवन संघर्ष में इसके कारण विपत्तियां ही सहन करनी पड़ती है। इस संबंध में एक लेखक ने बहुत ठीक कहा है। पता नहीं कहाँ से यह गलत ख्याल लोगों के मन में आ गया है कि परिश्रम से बचने में कोई सुख है। परिश्रम करने से अवश्य ही कुछ थकान आती है, पर श्रम न करने से तो शक्ति का स्रोत बिल्कुल ही सूख जाता है। मेरी समझ से तो बेकार रहने से अधिक श्रम साध्य और कोई काम नहीं है। कुछ काम न करना मानो जीते जी मर जाना है। परिश्रम जीवन का आधार है। यह वह चीज़ है जो हर मानव को विरासत में मिली है। शुरू से वह शरीर से काम लेना सीखता है। इसी काम लेने के कारण उसका शरीर बढ़ता और पुष्ट होता है। शारीरिक श्रम जीवन की पूंजी है, इसीलिए अपने शरीर से काम लेना हमारा पहला कर्तव्य है। हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक है कि जिन अंगों से हम काम न लेंगे वे कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट रह सकते हैं और अपना काम तत्परतापूर्वक करने योग्य बनते हैं। इस तरह का शारीरिक श्रम हमको केवल अनेक हानिकारक प्रवृत्तियों से ही नहीं बचाता, वरन अपने प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ भी देता है। अगर हम अपने बाग में प्रतिदिन घंटा 2 घंटा परिश्रम करें तो उससे जीवनदायक फल फूलों की प्राप्ति होगी। अगर हम खेती के काम में प्रतिदिन कुछ समय लगाते रहेंगे तो हम अन्न के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अगर हम दर्जी, बुढ़ई, लुहार, मोची आदि के किसी काम को शौक या हॉबी की तरह ही करते रहे तो उससे अनेकों उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होगा। यह सिद्धांत सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियों पर ही लागू नहीं होता, वरन बड़े विद्वानों, कलाकारों और शासकों तक के लिए यह असंदिग्ध रूप से उपयोगी और कल्याणकारी है। संत विनोबा भावे ने तो जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ को, जो सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल समस्याओं के भार से दबे रहते थे, यही सलाह दी कि खेती का काम किया करें। जिस आदमी का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो कि उसे प्रायः 15 या इससे अधिक घंटे प्रतिदिन शासन कार्य में लगाना पड़े, उसके लिए कृषि कार्य करने की सम्मति देना आश्चर्यजनक जान पड़ेगा। वास्तव में इनमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए वातावरण के पूर्णतः बदल जाने से इतना अधिक मानसिक विश्राम मिल जाता है और एक ऐसी ताजगी तथा उर्वरता प्राप्त होती है कि जिससे 15 घंटे का काम 12 घंटे में पूरा होना संभव हो जाता है। अब इन सब बातों के लिए क्या किया जाए? ईश्वर ने हमको अद्भुत मानव देह दी है और इसमें ऐसे अद्भुत अंग प्रत्यंग बनाए हैं जिनमें हम अत्यंत सूक्ष्म तथा पेचीदा कार्यों को भी करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इनके संबंध में हमें जानना चाहिए कि हम उन सभी अंगों से ठीक ठीक काम लें और उन्हें कार्यक्षम स्थिति में रखें। प्रकृति ने हमारी आँखों की रचना देखने के लिए की है, कानों की सुनने के लिए, नाक की सूंघने के लिए, जिह्वा की बोलने के लिए और रसास्वादन के लिए की है। यदि हम इन कार्यों में निरंतर इन अंगों का उपयोग न करते रहेंगे तो वे अवश्य ही निर्बल पड़ जाएंगे। इसी प्रकार हम हाथ पांव श्रम करने के लिए हमें हाथ पांव श्रम करने के लिए दिए हैं। अगर हम इनको इस
काम में न लगाया जाए तो ये सभी बेकार हो जाएंगे। अतः हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि दूसरों पर आश्रित बनने की आदत छोड़ दीजिए। अपना काम अपने आप करने का अभ्यास करिए और प्रतिदिन कुछ समय शारीरिक श्रम के लिए अवश्य निकालिए। यदि आपके पास भूमि है तो बागवानी करिए, साग भाजी उगाइए, दैनिक उपयोग हेतु सुलभ फल अथवा मसाले उगाइए। भूमि नहीं है तो गमले, पुराने नकस्तर अथवा पेटियों में पौधे लगाइए। इससे घर का वातावरण अच्छा होगा, शोभा वृद्धि होगी तथा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। अपने शौचालय, अपने कक्ष की झाड़ू बुहारी सफाई स्वयं करिए। सप्ताह में एक बार पूरे घर के जाले स्वयं साफ करिए। घर स्वच्छ सुव्यवस्थित तो दिखेगा ही, आपके बच्चों में अपना काम स्वयं करने की आदत स्वतः ही पड़ जाएगी। कृपया ध्यान रखें, आपके कहने समझाने से बच्चे उतना नहीं सीखते जितना आपको देखकर। अतः यदि आप स्वस्थ हैं और खाली है तो कृपया अपने बच्चों अथवा पत्नी को पानी का गिलास लाने का आदेश मत दीजिए। यदि आप अस्वस्थ नहीं है तो कृपया बैठे ठाले अपना सिर हाथ पांव दबाने के लिए मत कहिए। आपको छोटों से अपना कार्य कराते बच्चे देखेंगे तो वे भी अपना कार्य करने को छोटे भाई बहनों को आदेश देना और अधिकार समझने लगेंगे। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो श्रम को दिनचर्या का अंग बनाएं। धन्यवाद।